हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है हमारे नए वीडियो में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आरवीएनएल एईएन का जो मैकेनिकल का 2018 का पेपर हुआ था, उसका पार्ट थर्ड। इस पार्ट थर्ड से पहले हमारे पार्ट वन और पार्ट टू भी आ चुके हैं, जिसमें हमने 10-10 क्वेश्चंस शेयर करे हैं। वो पार्ट अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप वो देख सकते हैं। मैंने उसकी अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है आरवीएनएल एईएन मैकेनिकल पेपर की, तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। और अगर आपको कोई भी मैकेनिकल पेपर से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं मुझे। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जिससे कि आपको नई वीडियोस का इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आप बेल आइकन प्रेस करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 21 था इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कैलकुलेशन। तो जैसे कि आप सबको पता है कि कोई भी सब्जेक्ट्स इसमें थे वो रैंडम थे, मतलब ऐसे नहीं कि इंडस्ट्रियल आ रहा है तो मतलब कि 5 क्वेश्चन एक साथ आ गए या 3-4 क्वेश्चन एक साथ आ गए। बीच बीच में से क्वेश्चन आते जा रहे थे, तो आपको वो रिदम बना के रखना है कि आपको ओवरऑल पेपर को सॉल्व करते हुए चलना है। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कैलकुलेट कैसे करते हैं, जो उसका फॉर्मूला होता है वो होता है स्क्वायर रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ डी इंटू सी ओ डिवाइड बाई सी एच। अब इसमें मैंने एक चीज़ लिखी है, बिवेयर विद द यूनिट्स ऑफ ईच क्वांटिटी। ये चीज़ मैंने रेड में इसीलिए लिखी है जिससे आके आपको याद रहे। डी क्या है यहाँ पे? एनुअल डिमांड। एनुअल डिमांड ऑफ ए प्रोडक्ट, कोई भी हम प्रोडक्ट ऑर्डर कर रहे हैं उसकी एनुअल डिमांड कितनी है, हमारी साल भर की डिमांड कितनी है। तो इसकी यूनिट रहेगी यूनिट्स पर ईयर। हम कभी भी मंथ में डील नहीं करते हैं। मंथ में भी अगर डील करें तो हम जो भी, पहली बात तो ये है कि जो डिमांड है या ऑर्डरिंग कॉस्ट है और होल्डिंग कॉस्ट है, इनकी जो यूनिट्स है वो या तो हम ईयरली कन्वर्ट कर लें, वो सबसे बढ़िया रहता है, ना कि मंथली या वीकली, ऐसा कुछ नहीं करना है। ईयरली आप कन्वर्ट कर लें जिससे कि आपको आसानी रहेगी। दूसरा सी नोट क्या है यहाँ पे? ऑर्डर प्राइस इन रुपीज़ पर ऑर्डर। कोई भी पर्टिकुलर ऑर्डर, जैसे हमें 500 क्वांटिटी में मंगाना है, कोई भी चीज़, कोई भी मटेरियल मंगाना है, तो उस 500 को ऑर्डर करने के लिए हमारा कितना ऑर्डर प्राइस लगेगा वो चीज़, तो उसकी यूनिट रहेगी रुपीज़ पर ऑर्डर। थर्ड देखते हैं सी एच होता है होल्डिंग प्राइस इन रुपीज़ पर यूनिट पर ईयर। तो कि किसी भी जो भी मटेरियल हमने होल्ड किया है, मतलब ऑर्डर किया है, उसको हम इन्वेंट्री में जब रखेंगे तो उसको होल्ड करने की, वहाँ जो इन्वेंट्री जिस भी रूम में रखी हुई है, जो भी स्टोर रूम है, तो उसमें उसका जो किराया जाएगा, तो वो पर यूनिट का, मतलब एक यूनिट, अगर हम 500 यूनिट हमने ऑर्डर करी है, उसमें से एक यूनिट का पर ईयर का कॉस्ट देखें तो वो होल्डिंग प्राइस होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखते हुए, इस बार गेट 2021 में मैकेनिकल में एक क्वेश्चन आया था, तो उसमें आपको सी ओ और सी एच और प्रोडक्शन कॉस्ट वगैरह भी थी। तो बस उसमें थोड़ा सा एड ऑन हो जाता है कि अगर जब ई ओ क्यू कैलकुलेट कर रहे हैं तो जब प्रोडक्शन होती है तो पी डिवाइड बाई पी माइनस डी और मल्टीप्लिकेशन में हो जाता है। उसमें क्या था, काम की चीज़ इतनी थी कि डी सी नोट और सी एच आराम से खुद की यूनिट में दे रखे थे, जो भी पर्टिकुलर इनकी यूनिट होती है। डिमांड का बोल दिया था कि हमारे जो ईयर है उसमें 300 वर्किंग डेज़ हैं, मतलब इंस्टीड ऑफ 365 300 वर्किंग डेज़ बोल दिए। और एक जो मंथली उसकी डिमांड दे रखी थी। तो पहले क्या करना था, जो भी मंथली डिमांड को हमें 300 डेज़ में मल्टीप्लाई करना था। 300 डेज़ से मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, आपकी जो ईयरली डिमांड आ जाएगी। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है थोड़ा, तो ये चीज़ देखते हुए चलना। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन था स्पीड ऑफ वाट गवर्नर। जैसे कि आप जानते हैं कि वाट गवर्नर सबसे बेसिक गवर्नर है। उसका अगर हम स्पीड का फॉर्मूला देखें तो ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, जी डिवाइड बाई एच। और फिर आपको कई बार बोल सकते हैं स्लीव मूवमेंट और स्पीड रिलेशन। जैसा कि हम जानते हैं कि वाट गवर्नर में क्या होता है कि जब जब अगर स्पीड बहुत ज़्यादा होगी तो जी तो ग्रेविटेशनल जो आपका एक्सेलरेशन है वो है, और एच है हमारे स्लीव का मूवमेंट। तो जब ओमेगा बहुत ज़्यादा होगा, जब उसकी जो बॉल्स की स्पीड बहुत ज़्यादा होगी, जो रोटेट करती है प्लेन ऑफ रोटेशन में, तो एच बहुत कम हो जाएगा, मतलब स्लीव मूवमेंट आप मेज़र नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से वाट गवर्नर का थोड़ा ये नुकसान है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर एक चीज़ कि अगर ओमेगा को 2 पाई एन लिख के हम एन के टर्म्स में अगर रिलेशन बताना चाहें तो एन स्क्वायर ऐसा कुछ बनता है, एन स्क्वायर इक्वल्स टू जी की वैल्यू 9.81 हमने रखी, तो 895/h। तो इस तरह से ये रिलेशन आपको याद रहना चाहिए। कई बार डायरेक्ट इस पर भी आ जाता है, तो वहाँ पे थोड़ा सा इजी रहता है आपको कैलकुलेट करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है रेशियो ऑफ डायमीटर्स ऑफ टू शाफ्ट्स पूछा था। शियर स्ट्रेंथ मेरे को इतना याद नहीं है, मैंने एक बेसिक आइडिया दिया है आपको। शियर स्ट्रेंथ सेम थी या सेम टॉर्क इज़ गिवन, कि टॉर्क सेम है, टॉर्क दोनों में सेम लग रहा है, या शियर स्ट्रेंथ जो टॉ बोलते हैं, जिसको टाउ बोलते हैं, वो सेम था। तो इसका मतलब इसको सॉल्व कैसे करना है आपको? शियर स्ट्रेंथ और टॉर्क जो भी सेम दे रखा है उसको इक्वेट करना है। जैसे कि हम जानते हैं कि जो बेसिक टॉर्शन की इक्वेशन होती है वो होती है टी बाई जी इक्वल्स टू टो डिवाइड बाई रेडियस डिवाइड बाई इक्वल्स टू आपका जी थीटा बाई एल। ठीक है, ये टॉर्शन की इक्वेशन हो गई। जनरली ये चीज़ ही काम में आती है। इसमें मैं टर्म्स बताना चाहूँ तो ये टॉर्क हो गया आपका, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये आपका शेयर स्ट्रेस हो गया जो आपका शेयर स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है अगर हम कोई भी परमिसिबल लिमिट के हिसाब से बात करें तो। ये आपकी रेडियस हो गई जो कि आपकी सेंटर से आपका डिस्टेंस बताएगा कोई भी शाफ्ट में। जी आपका मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी होता है, थीटा आपका एंगल ऑफ ट्विस्ट होता है, एल ऑफ लेंथ ऑफ शाफ्ट। तो इस तरह से आपको इक्वेट करना था। अब इसमें आपका क्या, जैसे हमारे ये क्वेश्चन आया तो आपको क्या पूछा जा सकता है? आपको पूछा जा सकता है, जैसे आपने सॉलिड शाफ्ट और होलो शाफ्ट का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। सॉलिड शाफ्ट और होलो शाफ्ट में दो कंडीशंस, दो केसेस बनते हैं कि एक कि पावर का रेशियो आपसे कैलकुलेट कराया जाता है कि पावर ऑफ सॉलिड शाफ्ट डिवाइड बाय पावर ऑफ होलो शाफ्ट। तो दो कंडीशंस की पहली कंडीशन तो क्या होगी कि जब उनके डायमीटर्स सेम दिए हों, डाया सेम है, तब क्या होता है कि आपकी जो स्ट्रेंथ है, अगर बोला जाए स्ट्रेंथ और पावर, वो ज़्यादा होती है किसकी? सॉलिड शाफ्ट की। किससे? होलो शाफ्ट से, जब डायमीटर सेम दिए हों। तो इसका शायद 1/1 - k की पावर 4 आता है, ऐसा कुछ आता है। ये चीज़ आप चेक कर लेना, मैं श्योर नहीं हूँ उस बारे में, लेकिन ये चीज़ सॉलिड शाफ्ट की पावर होलो शाफ्ट की पावर से ज़्यादा होती है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, अगर दूसरी चीज़ है कि अगर आपका दूसरा केस क्या दे दिया, अगर मान लो कि दोनों की वेट ऑफ शाफ्ट बराबर है, वेट ऑफ मतलब वेट है उसका होलो और सॉलिड शाफ्ट का बराबर है, तो अब आपका पावर ऑफ होलो शाफ्ट है ना, वो ज़्यादा होती है पावर ऑफ सॉलिड शाफ्ट के। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ये चीज़ आप थोड़ा देख लेना, मेरे को इतना याद नहीं आ रहा है लेकिन मैंने बता दिया, ये चीज़ मेरे दिमाग में आई तो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट था हमारा इंडस्ट्रियल से क्वेश्चन, रीऑर्डर पॉइंट कैलकुलेशन। तो रीऑर्डर लेवल और रीऑर्डर पॉइंट लगभग सेम चीज़ है, बस आपके जो दो टाइप के होते हैं, पी टाइप और क्यू टाइप। मतलब हम ऑर्डर की तरह बात करते हैं तो मतलब पर्टिकुलर क्वांटिटी, क्यू तो क्वांटिटी के हिसाब से होता है और पी टाइमिंग के हिसाब से होता है, इस तरह से कुछ होता है। तो उसको तब रीऑर्डर पॉइंट और रीऑर्डर लेवल की बात आती है। तो रीऑर्डर लेवल कैसे कैलकुलेट करते हैं? लीड टाइम, लीड टाइम इनटू डिमांड रेट। डिमांड रेट दी हुई होगी आपकी, और लीड टाइम होता है। लीड टाइम का मतलब कि जैसे आपने कोई इन्वेंट्री ऑर्डर करी, तो जैसे आपने आज ऑर्डर किया है और अगर प्रोडक्ट हमारा मतलब ट्रांसपोर्टेशन के बाद में 6th डेट डिलीवर हो रहा है, तो जो बीच का गैप है वो लीड टाइम होता है कि कितने दिन हमने इंतज़ार किया उसको प्रोडक्ट को आने के लिए। तो इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। अब प्रोबेबिलिस्टिक इन्वेंट्री मॉडल में क्या होता है, जब सेफ्टी स्टॉक दिया हुआ रहता है आपका, डिटर्मिनिस्टिक टाइप में तो सेफ्टी स्टॉक नहीं दिया होता है, उसको में बोलते हैं कि जब आपको ख़त्म हो, मतलब रीऑर्डर लेवल आने वाला हो, तब आपको ऑर्डर करना है। लेकिन हम जो रियल वर्ल्ड की कंडीशन है उसमें हमेशा जो भी है इन्वेंट्री रखते हैं, सेफ्टी स्टॉक रखते हैं। तो रीऑर्डर लेवल क्या होता है कि सेफ्टी स्टॉक का इंतज़ार करे बिना हम पहले ही ऑर्डर कर देते हैं कि लीड टाइम इंटू डिमांड रेट प्लस सेफ्टी स्टॉक। तो मतलब कि सेफ्टी स्टॉक से तक तो जाने ही नहीं देते, उससे पहले ही हम इसको ऑर्डर कर देते हैं। तब फॉर्मूला क्या हो जाता है? लीड टाइम इंटू डिमांड रेट प्लस सेफ्टी स्टॉक। ये आपको चीज़ ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोमेनक्लेचर ऑफ रेफ्रिजरेंट C2F4 Cl2। तो अगर आप इसका थोड़ा सा वो बनाएंगे, मतलब कि ये पता करने के लिए ये सेचूरेटेड है अनसेचूरेटेड है, मतलब एल्केन है या एल्कीन है, टाइप हाइड्रोकार्बन कौन सा है। एल्केन तो नहीं होगा, मतलब क्लोरीन का टर्म है। तो C आपने बनाया, F4, 4 F लगाने हैं तो मैं इस तरह से लगा सकता हूँ, 2 F इधर हो गया, फिर Cl और Cl। बस इसमें ये ध्यान रखना है आपको कि बॉन्ड कार्बन की जो वैलेंसी है वो 4 होती है। ये F हो गया, ये भी F हो गया। तो देखो इस पर्टिकुलर कार्बन को देखें तो 1 2 3 और 4 हो गई, तो 4 बॉन्ड पूरे हो गए कार्बन के। इसमें एक
2 3 और 4, यहाँ से 4 बॉन्ड पूरे हो गए। तो इस तरह से 4 वैलेंसी पूरी हो रही है। अगर कुछ नहीं हो रहा होता तब डबल बॉन्ड की बारी आती। तो उस तरह से हमें सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के हिसाब से हमें इसका नोमेनक्लेचर करना है। तो इसका फॉर्मूला होता है कि भाई CM-1 N+1 और P, मतलब इस तरह से हम इसको लिखते हैं आर, इस आर रेफ्रिजरेंट के लिए। M होता है हमारा जो कार्बन के जो मोलिक्यूल का नंबर यहाँ पे दे रखा है। N हो गया आपका जो हाइड्रोजन है, जैसे हाइड्रोजन यहाँ एब्सेंट है तो N जो होते हैं नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होता है। P होता है हमारा फ्लोरीन, ना कि क्लोरीन, ठीक है। तो यहाँ पे देखना जाए तो M कितना है, 2 है, कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 0 है तो N की वैल्यू हो जाएगी 0। और जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन मतलब P का मतलब फ्लोरीन है 4, तो R M-2 - 1 1, 0 + 1 1 और लास्ट में 4, तो R1 4 हो गया। अब ये सेचुरेटेड कार्बन का तरीका हो गया। अब मैंने ये जो स्टार्टिंग में जो बॉन्ड बनाने वाला काम क्यों किया, क्योंकि मेरे को ये पता करना था कि ये सेचुरेटेड कार्बन है या अनसेचुरेटेड कार्बन है। तो कार्बन की वैलेंसी 4 जब तक नहीं हो, तो फिर अगर 4 नहीं होगी तो हमें डबल बॉन्ड या ऐसा कुछ करना पड़ेगा जिससे कि वो कंप्लीट हो। अनसेचुरेटेड कार्बन में बस क्या अंतर होगा, बाकी सब चीज़ यही है, M-1 N+1 × N+1 और बगल में P, बस R के आगे 1 और आ जाएगा। तो जैसे अगर इसमें देखा जाए तो 1 1 1 4 ऐसा हो जाना चाहिए था अगर इसमें ऐसा कुछ होता था। फिर इनऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या है कि R 700 प्लस उसका मोलिकुलर वेट। अगर हम देखना चाहेंगे अगर NH3 का, तो मोलिकुलर वेट होता है उसका 17, तो R717 क्या है, NH3। ऐसे एजियोट्रॉप्स का मतलब होता है कि जो भाई आपके 2 ऐसे प्योर सब्सटेंसेस हैं, अगर उनका मिक्सचर बनाया जाए 2 रेफ्रिजरेंट इस तरह के, तो उसको एजियोट्रॉप्स बोलते हैं। जैसे एक एग्जांपल है R502, ये क्या है, एजियोट्रॉप है। बाकी आपको एक प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेफ्रिजरेंट भी आप देख लेना कि कौन सा मटेरियल किसके साथ रिएक्ट करता है, कौन सा नहीं करता है, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट कितना होना चाहिए, ये चीज़ भी पढ़ लेना, क्योंकि इससे भी क्वेश्चंस आपके थ्योरी के बन जाते हैं RAC सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो पढ़ लेना आप प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेफ्रिजरेंट में क्या क्या चीज़ें। नेक्स्ट देखते हैं, फ्रिक्शनल पावर कैलकुलेट करनी थी पंप के लिए। तो हमें को पता है कि अगर पंप की वैसे भी पावर कैलकुलेट होते हैं तो वो होता है ρg/Q/H। H होता है उसका मैन्योमेट्रिक हेड, HM अगर बोलना चाहें। लेकिन हमें फ्रिक्शन पावर कैलकुलेट करनी है तो यहाँ फ्रिक्शन का हेड आएगा, तो HF यानी कि जो फ्रिक्शनल हेड है, जिसकी वजह से मतलब पाइप में जो फ्रिक्शन है उसकी वजह से जो हेड क्रिएट हो रहा है HF, वो की वैल्यू आएगी। अब इसमें क्या होगा, आपको ऐसे नहीं बिल्कुल थाली में परोस के नहीं दे देंगे कि भाई फ्लो रेट इतना है। HF की वैल्यू ज़रूर दे सकते हैं, या बोल सकते हैं FLV स्क्वायर डिवाइड बाई D × 2G, इससे कैलकुलेट कराएं। लेकिन इतना ज़्यादा कैलकुलेशन मेरे को याद नहीं आ रहा है, हो भी सकता है कि ऐसा कुछ डेटा दिया हो। Q भी ऐसे नहीं देंगे आपको, एरिया देंगे या डायमीटर दे देंगे पाइप का, और वेलोसिटी आपको दे देंगे। तो इस तरह से आपको कैलकुलेट करना था, मैंने फॉर्मूला बता दिया, तो इस तरह से कैलकुलेट होगा आपका। तो ये ध्यान रखना, अगर HF का फॉर्मूला ये है, F हो गया आपका फ्रिक्शन फैक्टर हो गया, L लेंथ ऑफ पाइप होगी, V आपकी वेलोसिटी होगी, आपकी एवरेज वेलोसिटी काम में आती है उसमें जो दी हुई होती है, D डायमीटर हो गया उसका पाइप का, ट्वाइस ऑफ G हमारा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है ही। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पेसिफिक स्पीड कैलकुलेशन इन टरबाइन। स्पेसिफिक स्पीड टरबाइन में क्या होती है, इसका फॉर्मूला होता है N√P डिवाइड बाई H⁴ तो हमारा स्पेसिफिक स्पीड NS से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें आप ये एक चीज़ देख लेना कि जो बेसिक होता है कि पेल्टन व्हील टरबाइन और फ्रांसिस टरबाइन, कापलान टरबाइन और प्रोपेलर टरबाइन, इनकी स्पेसिफिक स्पीड का क्या रेंज रहता है। जैसे एक है 0 to 30 आपका पेल्टन व्हील होगा, मतलब जब इसका हेड पर्टिकुलर होगा, तो हाई हेड मतलब जैसे हेड ज़्यादा रहता है उसका पेल्टन व्हील में, और आपका फ्लो रेट लो रहता है। तो ये सब चीज़ें आपको थोड़ा सा पढ़ के जाना है, ये चीज़ें 30 to 60 हमारा बीच में फ्रांसिस आ जाएगा। तो NS की वैल्यूज़ हैं ये। तो आपको कभी कभी क्या होता है कि आपसे स्पेसिफिक स्पीड कैलकुलेट कराएंगे और पूछेंगे कौन सा टरबाइन है, तो तब ये वैल्यूज़ आपको काम आएंगी। ठीक है, अब बाकी ये देख लेना कि कौन सा हाई हेड लो फ्लो होता है, लो फ्लो रेट, कौन सा मीडियम हेड और मीडियम फ्लो रेट। जैसे कापलान टरबाइन है उसमें फ्लो रेट ज़्यादा रहता है और हेड कम रहता है कापलान में। तो बस ये चीज़ थोड़ी सी पढ़ के जाना। अब इसमें देखने वाली बात क्या है कि जो पावर है हम जो भी रखेंगे वो रखेंगे किलोवाट, उसकी यूनिट रहेगी किलोवाट।
और जो हेड रहेगा वो मीटर में रहेगा, एन आपकी आरपीएम हो गया। ठीक है, इस तरह से कैलकुलेट हो गया। ये भूल मत जाना कि पावर को किलोवाट में रखना है, हेड आपका मीटर में, बस ये चीज़ ध्यान रखनी है। फिर स्पेसिफिक स्पीड डायमेंशन लेस, वैसे नंबर है उसको डायमेंशन लेस बोलते हैं, लेकिन स्पेसिफिक स्पीड की डायमेंशंस तो होती हैं, जैसे आप देख पा रहे हैं आराम से। अगर इसको डायमेंशन लेस बनाना है अगर, तो क्या करना पड़ता है, एन रूट पी डिवाइड बाई रो, फिर जी इंटू एच की पावर 5/4। अगर इससे कैलकुलेट करेंगे तब इसको डायमेंशन लेस बोल सकते हैं, नहीं तो स्पेसिफिक स्पीड की डायमेंशन होती हैं। ये आपको ध्यान रखना है ये बात। इस फॉर्मूले में अगर इससे जो भी कैलकुलेट होगा उसमें नहीं होंगी आपकी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। ये प्रोडक्शन का क्वेश्चन था कि हीट जनरेशन ऑन इलेक्ट्रोड इन रिवर्स पोलैरिटी कंडीशन में, आर्क वेल्डिंग में के लिए पूछा था। अब रिवर्स पोलैरिटी और एक स्ट्रेट पोलैरिटी होती है, तो हम बेसिक देख लेते हैं कि एक तो आपका होगा इलेक्ट्रोड जिसके थ्रू आप वेल्डिंग कर रहे हैं, और एक आपका होगा वर्क पीस। तो जनरल केस देखें, अगर जनरल केस देखें तो इलेक्ट्रोड हमारा क्या होता है, आपका कैथोड होता है, बिल्कुल बेसिक। और जो वर्क पीस जिस पे हमारा वेल्डिंग होने वाली वो होता है एनोड। तो ये तो डायरेक्ट पोलैरिटी की कंडीशन है या स्ट्रेट पोलैरिटी की कंडीशन है, ये तो नॉर्मल। अब इसमें क्या पूछा है तो इसका भी देख लेते हैं। तो क्या होता है, जैसे जो भी कैथोड होता है वहाँ से इलेक्ट्रॉन चलते हैं और बीच में आपके जो वर्क पीस के जो प्रोटॉन्स हैं उनसे रिएक्ट करके यहाँ पे स्पार्क जनरेट होता है, और उसी के थ्रू वेल्डिंग होती है आपकी। जब आप इसको पावर सोर्स से कनेक्ट करते हो इलेक्ट्रोड को, और आप इसमें एसी या डीसी जो भी आपका पावर सोर्स है उससे करंट प्रोवाइड करते हो, तो यहाँ पे बीच में आर्क जनरेट होता है। अब इसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं कहाँ पे, कैथोड से एनोड की तरफ। इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती है, एनर्जी ज़्यादा होती है। इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी ज़्यादा होती है रादर देन प्रोटॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी ज़्यादा होगी तो हम ऐसा मानते हैं कि जहाँ भी इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं ना, वहाँ पे 2/3 ऑफ टोटल हीट जनरेशन होता है। तो अब स्ट्रेट पोलैरिटी में इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जा रहे थे, हमारे वर्क पीस पे। वर्क पीस क्या है, एनोड है। यहाँ पे तो हीट जनरेशन कहाँ ज़्यादा होगा, वर्क पीस पे, 2/3 ऑफ टोटल हीट जनरेशन। अब रिवर्स पोलैरिटी की जब बात करें तो इसमें क्या होगा कि भाई जो मटेरियल है वो वेल्ड होता रहेगा, जो हमारा वर्क पीस है उसकी हीट की वजह से। अब क्या हो गया हमारा उल्टा, मतलब रिवर्स पोलैरिटी मतलब ये बन गया एनोड, ये बन गया कैथोड। अब जो हमारा वर्क पीस है, अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन चलेंगे इधर की तरफ चलेंगे, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड है हमारा, इलेक्ट्रोड क्या होने लग जाएगा, मेल्ट होने जाएगा, क्योंकि ऊपर क्या है, इलेक्ट्रोड पे 2/3 ऑफ हीट जनरेशन होगा। और जो बचा वाला 1/3 होता है वो, जैसे उसमें भी क्या था, 1/3 आपका होगा इलेक्ट्रोड पे, और इधर क्या होगा, कैथोड पे 1/3 ऑफ हीट जनरेशन होगा और 2/3 ऑफ हीट जनरेशन होगा आपका इलेक्ट्रोड पे। तो इलेक्ट्रोड मेल्ट होगा तो आपकी जो वेल्ड डिपोजिशन की रेट है वो बढ़ेगी, डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन उतना नहीं आ पाएगा। डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन स्ट्रेट पोलैरिटी में ज़्यादा होता है, ये चीज़ आपको ध्यान होनी चाहिए। और एक चीज़ जो मेरे को याद आई थी, हाँ, तो बस इस तरह से 2/3 ऑफ हीट जनरेशन आपको इलेक्ट्रोड पे होगा। ये रिवर्स पोलैरिटी और स्ट्रेट पोलैरिटी में ध्यान रखना। हाँ, एक चीज़ कि कैथोड से जब इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो जब जो भी ऑक्साइड जिन पे सरफेसेस पे होता है, तो ऑक्साइड क्या होता है, ऑक्साइड वो इलेक्ट्रॉन्स अपने साथ ले जाते हैं, तो इसकी कैथोडिक क्लीनिंग हो जाती है। जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड को वेल्ड करना डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन जब हम रिवर्स पोलैरिटी के साथ इसको वेल्ड करते हैं, मतलब रिवर्स पोलैरिटी के थ्रू, तब इसकी वेल्डिंग आसान रहती है, क्योंकि वो ऑक्साइड की लेयर वहाँ से चली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है शाफ्ट और होल की डायमेंशन विद टॉलरेंस दी हुई थी। ये डेटा दिया हुआ था कि होल का जैसे 50 और यहाँ पे लोअर लिमिट जैसे 0.10 प्लस में बोलें और 0.20, ये अगर होल की डायमेंशन मान लें, और शाफ्ट की डायमेंशन भी जैसे 50 माइनस 0.10, और जो ये लोअर डायमेंशन है अब इसको मान लो प्लस 0.10। इस तरह से कुछ दिया हुआ था, आपको फिट पता करनी थी। तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले कि होल और शाफ्ट का जो भी डायग्राम है एक रेफरेंस ले लो, जिसको हम बेस लाइन बोलते हैं या जीरो लाइन बोलते हैं, जीरो लाइन। ठीक है, तो यहाँ पे होल और शाफ्ट का आपको जो भी पर्टिकुलर डायमेंशंस दे रखी है उसके अकॉर्डिंग आप उसको बना लो। जैसे हमने कुछ ऐसा बनाया कि होल का ऐसा दिया हुआ था थोड़ा सा जीरो लाइन से ऊपर, यहाँ टॉलरेंस दे रखी थी 0.10, ये 0.20,
अब एक दे रखा था -0.10, जैसे, या मान लो -0.20, मतलब कि जीरो लाइन से इतना नीचे है, ये लोअर लिमिट दे रखी थी, और -0.10 ऐसे दे रखा था। अब इसमें क्या है कि भाई ये शाफ्ट हो गई, ये होल हो गया आपका। अब क्या है, जैसे इसकी शाफ्ट की अपर लिमिट है ना, वो होल की लोअर लिमिट से कम है, मैक्सिमम लिमिट जो होल की शाफ्ट की मैक्सिमम लिमिट होल की मैक्सिमम लिमिट से कम है, मिनिमम लिमिट से कम है, तो आपका आराम से शाफ्ट पास कर जाएगा होल से, तो एक क्लियरेंस फिट होता है। अब ट्रांजिशन फिट में क्या होगा कि ट्रांजिशन फिट से पहले देखते हैं अपन इंटरफेरेंस फिट। इंटरफेरेंस फिट में क्या होगा, शाफ्ट बड़ी होगी, मतलब कि शाफ्ट की जो मिनिमम सॉरी शाफ्ट की जो मिनिमम जो वैल्यू है, मतलब मिनिमम जो डायमेंशंस हैं, वो होल की मैक्सिमम डायमेंशन से बड़ी होगी, तो इंटरफेरेंस होगा, मतलब ठोक पीट के अंदर फिट करना पड़ेगा शाफ्ट को होल के, नहीं तो होल को गर्म करना पड़ेगा और फिर शाफ्ट घुसा देनी पड़ेगी, फिर बाद में वो जब ठंडा होगा तो कैच कर लेगा उसको। तो इस तरह से होता है कि शाफ्ट की जो मिनिमम डायमेंशन है वो होल के मैक्सिमम डायमेंशन से ज़्यादा है, तो इंटरफेरेंस फिट होगा। अब क्या है, हमारे क्वेश्चन आया तो शायद ट्रांजिशन फिट ऐसा कुछ क्रिएट बन रहा था, उसमें क्या होता है, ट्रांजिशन फिट में क्या होगा कि दोनों का बीच का होगा, मतलब अगर हम देखें जैसे ऐसे कुछ होगा, मतलब होल से इसकी मैक्सिमम तो बड़ा है लेकिन मिनिमम छोटा है, तो इसमें देखना चाहें तो अगर हम शाफ्ट की मिनिमम डायमेंशन लें और होल की भी मिनिमम डायमेंशन लें, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, शाफ्ट बड़ी हो रही है, तो शाफ्ट बड़ी हो रही है तो इंटरफेरेंस फिट हो गया। अब मान लो हमने होल का ले लिया मैक्सिमम डायमेंशन और शाफ्ट का ले लिया मिनिमम डायमेंशन, तो शाफ्ट इससे कम रह रही है, तो शाफ्ट आराम से पास कर जाएगी, तो क्लियरेंस फिट बन जाएगा, तो ये ट्रांजिशन फिट है। तो ये आपको चीज़ चेक कर लेनी है, आप डायग्राम बना लोगे आराम से आपको पता लग जाएगा। फिर एक चीज़ इसमें आती है, टर्म आती है अलाउंस। अलाउंस पढ़ लेना। अलाउंस क्या होता है कि भाई शाफ्ट का जो मैक्सिमम लिमिट है और जो होल की मिनिमम लिमिट है, होल की, हाँ मतलब इस तरह से कुछ होता है, होल की शायद मिनिमम लिमिट, मैक्सिमम लिमिट ऑफ शाफ्ट और होल की मिनिमम लिमिट है, उसके बीच का जो डिफरेंस होता है वो अलाउंस होता है। तो अगर क्लियरेंस की कंडीशन में बात करें तो ये मैक्सिमम क्लियरेंस हो जाएगा, और इंटरफेरेंस के किस केस में बात करेंगे तो मिनिमम इंटरफेरेंस अलाउंस के बराबर हो जाएगा। और एक स्टेटमेंट आता है अलाउंस में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, बिल्कुल सही है। पॉजिटिव क्लियरेंस के केस में होगा और नेगेटिव किस केस में होगा, इंटरफेरेंस के केस में होगा। तो अलाउंस बराबर होता है मैक्सिमम क्लियरेंस के या मिनिमम इंटरफेरेंस के, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन था न्यूमेरिकल ऑन टू लाइफ इक्वेशन। तो इसमें क्या होगा कि दो कंडीशंस दे रखी होगी, वी एंड टी कंपेरिजन फॉर टू डिफरेंट टूल्स, ऐसे अलग अलग टूल्स का दे रखा था कि हाँ भाई तो फिर वी टी की पावर एन बराबर कांस्टेंट, तो डिफरेंट टूल्स के लिए बात करेंगे तो सी अलग होगा उनका, C1 C2 इस तरह से मान लो। या सेम टूल का दे दिया कि पहली की डायमेंशन दे दी, पहली डायमेंशन क्या, पहली वेलोसिटी दे दी, ये मीटर पर मिनट में लिखते हैं, ये ध्यान रखना। यहाँ पे जो वेल्डिंग स्पीड लिखते हैं, और टी हमारा जो टू लाइफ रहता है वो मिनट में रखते हैं। ये वी हमारी कटिंग स्पीड है और टी हमारा टू लाइफ है और सी हमारा कांस्टेंट है। तो अगर दो में कंपैरिजन कराया जाएगा तो C1 C2 अलग अलग होंगे, तो उस हिसाब से कैलकुलेट करना पड़ेगा। जैसे बोल दिया आपको 1 दे दी, V2 दे दिया और C दे दिया, उस पहले वाले टूल का C1 दे दिया, ऐसे C2 भी दे दिया, और T2 कैलकुलेट करने की बोला है, N भी दे रखा है आपको, इस तरह से कुछ करना है। फिर एक क्वेश्चन क्या आ सकता है, जैसे हमने सिमिलर टूल के लिए बात करें, परसेंटेज इंक्रीमेंट इन टूल लाइफ आ जाता है। जैसे V1 दे दिया आपको और T1 दे दिया आपको, V2 दे रखा है, T2 आप कैलकुलेट कर लोगे कि V1 T1 की पावर n बराबर V2 T2 की पावर n, सेम की बात कर रहे हैं हम। T2 वहाँ से कैलकुलेट कर लिया, n भी दे रखा था, T2 कैलकुलेट हो गया मान लो, है ना। T2 कैलकुलेट होने के बाद में मान लो T2 आया आपका 4 ऑफ T1, आपको बोलेंगे परसेंटेज इंक्रीज बताओ, तो ऐसा नहीं करना कि 400% है, 400% नहीं है, ये ध्यान रखना, 400% नहीं है, वो होगा 300%, मतलब 4 गुना हो गया ना पहले से। 4 ऑफ T1 है तो हम परसेंटेज इंक्रीज कैलकुलेट करेंगे, तो कैसे करेंगे, 4 T1 T2 की वैल्यू माइनस T1 डिवाइड बाई T1 इंटू 100, ये ध्यान रखना है, ये सिली मिस्टेक मत कर देना, 300% इंक्रीज होगा, ठीक है। तो बस इतना ही आज के लिए, आपको 10 क्वेश्चन मैंने पार्ट 3 सोल्व करा दिया है। नेक्स्ट पार्ट भी आएगा तो टाइम पे ही आ जाएगा वो भी, जैसे मेरे को टाइम मिलेगा। तो बाकी आप देखते रहिए वीडियोस को, रेगुलर डालता रहूँगा मैं।
और चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे कि क्या है आपको टाइम पे नोटिफिकेशन मिल जाए और आपकी प्रिपरेशन करते रहिए अच्छे से। डिमोटिवेट मत होइए। मानता हूँ कि ये फेज़ ऐसा ही है, लास्ट टाइम पे अपने धड़कनें बढ़ जाती हैं, लेकिन थोड़ा सा हिम्मत रखनी है और अच्छे से पेपर को देना है, तभी पेपर क्लियर होगा। ठीक है, अभी हिम्मत रख लोगे तो पेपर आराम से क्लियर हो जाएगा, हिम्मत हार जाओगे तो पेपर मुश्किल से निकलेगा। ठीक है, तो आपको फैसला करना है क्या करना है। तो अपनी मोमेंटम को बनाए रखिए, अपने आप पर भरोसा रखिए और अपनी प्रिपरेशन पे भरोसा रखिए। और कूल एंड काम तरीके से आप कोई भी टेस्ट सीरीज़ अटैम्प्ट कर रहे हैं तो टेस्ट सीरीज़ अटैम्प्ट करिए, अपना एनालिसिस करिए, शॉर्ट नोट्स अपने जो भी बना रखे हैं वो रिवाइज़ करिए। और अभी जो 8-9 दिन बच गए हैं तो अच्छे से रिवीजन करिए। ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा पेपर, अगर आपने तैयारी अच्छी करी है तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। और बाकी आप और भी वीडियोज़ आते रहेंगे तो लगातार चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद।